हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 यानी दो ध्रुवीयता का अंत करने वाले हैं। चैप्टर 1 इस बुक यानी समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर दोस्तों, वो इस बार आपके रिवाइज सिलेबस के अनुसार नहीं आ रहा, यानी सीबीएसई ने इस बार 2022 और 2023 के जो नया सिलेबस तैयार किया गया है उसमें से आपका पहला चैप्टर काट दिया गया, यानी पहला चैप्टर इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। सो इसलिए आज हम चैप्टर 2 यानी दो ध्रुवीयता के अंत के साथ इस नए सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। सो एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारी जो वीडियो होने वाली है ये कंप्लीट तौर पर एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी हम इस वीडियो में इस पार्ट में हम देखेंगे कि इस चैप्टर से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और वो कौन से नए टॉपिक हैं जो ऐड किए गए हैं। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों दो ध्रुवीयता के अंत की। दोस्तों दो ध्रुवीयता के अंत के बाद जानने से पहले हमें एक बात बेहद तौर पर जान लेनी चाहिए, क्योंकि जिस वजह से पूरा शीत युद्ध चल रहा था वो शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था बर्लिन की दीवार, आप कह सकते हैं बर्लिन की दीवार इसमें से एक ऐसी दीवार थी जो शीत युद्ध का प्रतीक थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1989 में बर्लिन की दीवार को क्या कर दिया गया, पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा गिरा दिया गया, क्योंकि ये दीवार क्या थी, ये दीवार थी शीत युद्ध का प्रतीक। जैसे बर्लिन की दीवार को गिराया जाता है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण हो जाते हैं, यानी पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी एक हो जाते हैं। और इसी के बाद हम कहें तो शीत युद्ध की समाप्ति और दो ध्रुवीयता का अंत भी हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से स्थिति शुरुआत होती है। हम बात कर रहे हैं दो ध्रुवीयता के अंत की। दो ध्रुव का मतलब होता है जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, यानी एक ध्रुव का नेता कौन था, अमेरिका था, और दूसरे ध्रुव का नेता कौन था, सोवियत संघ था। बट 1991 में इस दो ध्रुव में से एक ध्रुव की समाप्ति हो गई, एक ध्रुव का विघटन हो गया जिसका नाम था सोवियत संघ। ठीक है, अब इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, दो ध्रुवीयता का अंत। आखिर दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जो उसके लिए उत्तरदायी थी, वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से इस दो ध्रुवीयता का अंत होता है, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में दोस्तों कवर करनी है। सो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इस चैप्टर के हमारे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोवियत संघ। दोस्तों सोवियत संघ का जन्म की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ का जन्म होता है रूसी क्रांति के बाद। जी हाँ, 1917 में रूसी साम्राज्यवादी क्रांति होती है और ये जो क्रांति थी दोस्तों पूंजीवाद को समाप्त करने के उद्देश्य की गई थी और समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य की गई थी। तो पूंजीवाद की समाप्ति और समाजवाद की स्थापना से क्रांति की शुरुआत होती है और इसी क्रांति के बाद 1917 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोवियत प्रणाली। दोस्तों सोवियत प्रणाली या सोवियत व्यवस्था क्या है। सोवियत संघ में दोस्तों एक पार्टी का शासन था जिस पार्टी को हम कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, और यह पार्टी पूरी तरीके दोस्तों सोवियत संघ में कल्याण के राज्यों का अंजाम दे रही थी, नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही थी। बट धीरे धीरे इस पार्टी के अंदर दोस्तों कह सकते हैं कि एक निरंकुशता जाग गई और पूरी सोवियत प्रणाली पर कह सकते हैं सोवियत पार्टी पर नौकरशाही का जो शिकंजा था वो धीरे धीरे कसते चला गया और अंततः सोवियत प्रणाली ही माफ कीजिएगा दो ध्रुवीयता का अंत का कारण भी बन जाती है। हम सारी चीज़ें अलग अलग टॉपिक को अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है ताकि पूरे चैप्टर की हायरार्की, पूरे चैप्टर की सारी चीज़ें आपको पता चल जाए दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वह है सोवियत प्रणाली विशेषताएं। तो दोस्तों सोवियत प्रणाली की अगर विशेषताओं की बात करें तो सोवियत प्रणाली दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसके माध्यम से पूरे सोवियत शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था, नागरिकों की कोई जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उसको पूरा किया जा रहा था। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में से एक विशेषता थी दोस्तों ये कि सोवियत प्रणाली जो थी उस पर नौकरशाही की शिकंजा डाला था। सरकार जो है जो भी निर्णय लेती थी उसका निर्णय के बारे में जनता को नहीं बताया जाता था, जनता से बिना बताए सारे काम कर लिए जाते थे। इस तरह की तमाम विशेषताएं थी जो हम सारी चीज़ें आगे करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे सोवियत संघ की समाप्ति। सोवियत संघ की समाप्ति कब होती है दोस्तों, सोवियत संघ की समाप्ति होती है 1991 में। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद और इस तरह से सोवियत संघ की समाप्ति हो जाती है और दो ध्रुवीयता का अंत भी हो जाता है। हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण, वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन होता है, और उन्हीं में से एक कारणों में से एक प्रमुख कारण है दोस्तों सोवियत प्रणाली। सोवियत संघ दोस्तों एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो उस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी, सोवियत संघ थी। सोवियत संघ के पास दोस्तों कह सकते हैं कि
सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण किया जाता था। उनके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। ठीक है, संसाधन के साथ साथ अगर हम बात करें संचार के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। ठीक है, अनेक संसाधन, यानी जिस तरह के अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। बट वो कौन सी वजह रही जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, वो सारी चीज़ें हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के कारण हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो दोस्तों कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम रहे। तो सोवियत संघ के विघटन का जो सबसे बड़ा परिणाम तो दोस्तों आपके सामने ये वो था, शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का ठीक है विघटन। क्योंकि इससे पहले जो था सोवियत संघ 15 गणराज्यों में दोस्तों मिलकर बनाया गया संघ था, लेकिन 1991 के बाद जो है सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों से अलग होकर एक नए गणराज्य की स्थापना होती है। और इन्हीं गणराज्यों में जो सबसे बड़ा गणराज्य होता है रूस, वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनता है। वो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे हथियारी घोड़ की समाप्ति हो गई, पूंजीवादी विचारधारा अब दोस्तों विश्व में हावी हो गई, और पूरा देश जो है दो ध्रुवीयता से अब क्या बन गया, एक ध्रुवीय बन गया। और एक ध्रुवीय का जो मालिक कौन है, अमेरिका। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे इसके परिणाम के बारे में। ठीक है, हम दोस्तों बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के बारे में। 1980 वह दशक जब मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को अपने पुराने ढर्रे पर लाने की कोशिश की, और इसी की वजह से मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा दो नीतियां चलाई गई, जिसका नाम है गलनास्त और पेस्ट्रोइका। गलनास्त और पेस्ट्रोइका के बारे में भी हम पढ़ेंगे दोस्तों अलग से। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। एक तरफ सोवियत संघ पूरी तरह से समाप्त हो गया था पूंजीवादी ताकतों के माध्यम से, और इन्हीं पूंजीवादी ताकतों के द्वारा जो है सोवियत संघ से संबंधित जो विचारधारा के देश थे, चाहे वो पूर्वी यूरोपीय देश थे, उनको मदद पहुंचाएगी। पहले तो उन्हें इस तरह आप कह सकते हैं, पहले मारा पीटा गया, फिर जाके अस्पताल पहुंचा दिया गया। तो कुछ इस तरह से हम बात करेंगे सोवियत संघ मतलब शॉक थेरेपी के बारे में। शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी? शॉक थेरेपी की विशेषता की दोस्तों अगर हम बात करें, एक तो राज्य की जो पूरी संपदा थी वो निजी हाथों में सौंप दी गई। वो भी हम अलग अलग चर्चा इसकी हम करने वाले हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है। तो शॉक थेरेपी का सबसे बड़ा परिणाम था दोस्तों कि रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो पूरी तरह से चरमरा गया, और इसके तमाम जो उद्योग थे उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। अच्छे बहुत कम दामों, जो बड़े बड़े उद्योग थे उन्हें बहुत कम दामों में निजी उद्योगों को या निजी मालिकों को बेच दिया गया। पूरी तरह से सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इवन सोवियत संघ की जो मुद्रा थी रूबल, उस मुद्रा का मूल्य भी क्या हो गया दोस्तों, पूरी तरह से कम हो गया। बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि संघर्ष व तनाव के क्या क्षेत्र थे। अगर संघर्ष व तनाव के क्षेत्र की बात करें तो इस समय सोवियत संघ बहुत ज़्यादा तनाव था, क्योंकि सोवियत संघ की अगर हम बात करें दोस्तों तो हमने कहा कि सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया हुआ था। बट इन 15 गणराज्यों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी, या उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और इन्हीं 15 गणराज्यों में से एक गणराज्य था रूस, जो इस पूरी व्यवस्था में उसका अधिकार था, उसी की तूती बोलती थी। तो संघर्ष आपस में था ही। इसे हम देखेंगे बाल्कन क्षेत्र। तो बाल्कन क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो बाल्कन क्षेत्रों में युगोस्लाविया का गर्म युद्ध की भी हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। इसके साथ साथ देखेंगे बाल्टिक में लिथुआनिया, ठीक है, और लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारी बातें हम करेंगे। मध्य एशिया की बात करें दोस्तों, ताजिकिस्तान में भी 10 साल का जो है वहाँ पर युद्ध चला था, और इस तरह सारी चीज़ हम करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दोस्तों वो होगा पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यानी पूर्व साम्यवादी देश यानी सोवियत संघ और भारत के कैसे रिश्ते थे, और वर्तमान में रूस और भारत के कैसे रिश्ते, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब होता है दोस्तों, जैसे 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और सोवियत दो ध्रुवीयता का विश्व जो है वो समाप्त हो जाता है, और समाप्ति के बाद एक नए विश्व की शुरुआत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय विश्व। उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अमेरिका के कुछ सैन्य अभियान को ऐड किया गया इस चैप्टर में, वो बात करेंगे कौन कौन से हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991, ऑपरेशन इन्फाइनाइट रिच 1998, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001, और इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003। इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम साल्ट 1 साल्ट 2 की भी चर्चा इस टॉपिक में हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके बाद जो आपका एक नया टॉपिक ऐड किया गया हुआ है दोस्तों, अरब स्प्रिंग यानी अरब क्रांति। ठीक है, अरब क्रांति की बात भी हम इस चैप्टर में दोस्तों करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट जो है दोस्तों दो ध्रुवीयता का अंत का पूरा चैप्टर है, यानी ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों। हम जो है दोस्तों डे बाय डे जो है सो हर पार्ट में आपको हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को सही प्रकार से समझाएंगे। ना केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाएंगे, बल्कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ
इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आप सभी से करवाएंगे, चाहे वन वर्ड क्वेश्चन हो, चाहे दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे लघु उत्तरीय क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम साथ साथ करवाते रहेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस भी होती रहे। यानी आप जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा वैसे वैसे दोस्तों आपकी पूरी तरह से आपकी पुख्ता होती जाएगी। तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और ज्वाइन के माध्यम से दोस्तों हम आपको स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। साथ साथ आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है इसी तरह से काम करने के दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक हम करने वाले हैं दो ध्रुवीयता के अंत में। इसके बाद जो वीडियो आने वाली दोस्तों हम उसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम करेंगे सोवियत संघ का जन्म, सोवियत प्रणाली। तो ये जितने टॉपिक हैं नहीं हमारे हैं दोस्तों, ये सारे टॉपिक दोस्तों हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।